Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. Vandana Gupta and now I am going to start UGC NET December 2021 Home Science Paper Discussion. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था दिसंबर 2021 होम साइंस पेपर को डिस्कस करने के लिए, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए फिर फटाफट यहाँ पर हम इसको डिस्कस करते हुए चलते हैं क्वेश्चन को, और साथ साथ में हम इसको एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पोषण अभियान लॉन्च्ड। हिंदी में देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो पेपर है दिसंबर 2021 का पेपर है, इसमें हिंदी और इंग्लिश साथ साथ में दी हुई है, तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अलग अलग जो है उसको पढ़ने में। यहाँ पर एक साथ ही दिया हुआ है। चलिए फिर पहला क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द पोषण अभियान लॉन्च्ड। POSHAN अभियान कब प्रवर्तित हुआ, यानी कि कब लॉन्च हुआ, या आप कह सकते हो कब शुरू हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, यानी कि 8 मार्च 2018। इसका ये राइट आंसर है। एक मिनट, मैं ये इसका ये है राइट आंसर पहला। ठीक है, 8 मार्च 2018 को जो है पोषण अभियान लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर इसको हम साथ में डिस्कस भी कर लेते हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पोषण अभियान के बारे में। तो ये जो पोषण अभियान है, इसको पोषण अभियान को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं, NNM। ठीक है, जो पोषण अभियान है इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहा जाता है। और ये जो है कब लॉन्च हुआ, जैसा कि आपने देखा ये 8 मार्च 2018 को ये लॉन्च हुआ था। और 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे भी मनाया जाता है। तो इसी इंटरनेशनल वीमेंस डे यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में जो है 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया गया था। अब ये जो अभियान है इसका जो टारगेट था, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका टारगेट था कि जो स्टंटिंग रेट को कम करना, अंडर न्यूट्रिशन को कम करना, अनीमिया स्पेशली जो यंग चिल्ड्रन है, विमेन है, और जो एडोलसेंट गर्ल्स है उनके उनमें जो है इनको इनको कम करना, एनीमिया को कम करना। और साथ साथ में जो लो बर्थ वेट बच्चे हैं उनको भी कम करना है। अब यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज भी एक टारगेट रखा हुआ था कि हर साल जो स्टंटिंग का रेट है, हाँ यहाँ पर मैं एक चीज बता देती हूँ। जो स्टंटिंग है यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टंटिंग का मतलब है ये स्टंटिंग का मतलब होता है हाइट फॉर एज, यानी कि हाइट फॉर एज इसको बोलते हैं, ये स्टंटिंग को कहते हैं। ठीक है, स्टंटिंग का मतलब है कि यानी कि जो बच्चे का एज है उसके अकॉर्डिंग अगर उसकी हाइट नहीं है तो इसका मतलब है उस बच्चे को स्टंटिंग चिल्ड्रन कहा जाएगा। तो और एक होता है यहाँ पर जो लो बर्थ वेट दिया गया है, लो बर्थ वेट का मतलब हो गया, इसको हम कहेंगे अंडर वेट। इंग्लिश में जिसको टर्म दिया गया है उसको कहेंगे अंडर वेट। अंडर वेट का मतलब है कि एज के अकॉर्डिंग अगर उसका वेट नहीं है तो उसको अंडर वेट कहा जाएगा, और इसको लो बर्थ वेट भी कहते हैं। तो फिर जो है क्या है कि सॉरी, लो बर्थ वेट का मतलब हो गया कि जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पर जो उसका वेट है वो कम होता है, जिसकी वजह से बच्चा आगे अंडर वेट की कंडीशन में आ जाता है। यानी कि एज के अकॉर्डिंग उसका वेट अगर नहीं है तो उसको अंडर वेट कहेंगे। एज के अकॉर्डिंग अगर उसकी हाइट नहीं है तो उसको स्टंटिंग कहेंगे। एक टर्म और होता है वेस्टिंग, सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पर बस हम रिवीजन करवा रहे हैं। वेस्टिंग का मतलब है जब उसका जो वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, यानी कि बच्चे की जो हाइट है अगर उसके अकॉर्डिंग उसका वेट नहीं है तो उसको वेस्टिंग चिल्ड्रन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोषण अभियान है उसका टारगेट था जो स्टंटिंग है उसको 2% कम करना। यहाँ पर आप देख सकते हो 2% स्टंटिंग को करना हर साल, हर साल 2% स्टंटिंग कम करना, अंडर न्यूट्रिशन 2% हर साल कम करना, अनीमिया 3% हर साल कम करना, और लो बर्थ वेट इसको 2% हर साल जो है कम करना। ये इनका जो पोषण अभियान है उसका टारगेट है। ठीक है, है या फिर आप कह सकते हो था। 2018 का जब लॉन्च होता तो उसी टाइम पर ये टारगेट डिसाइड किया गया था। अब यहाँ पर जो इनका टारगेट था वो जो बच्चों के लिए है, जो स्टंटिंग
कम करने का बच्चों का एज ग्रुप था वो था 0 to 6 ईयर्स। ठीक है, पहले क्या था, जो 38.4% जो है स्टंटिंग रेट था, जो कि इनका जब 2018 में ये पोषण अभियान लॉन्च किया गया तो उस टाइम पर ये डिसाइड किया गया था कि 2022 तक, जो कि प्रेजेंट में 2022 चल रहा है, तो उस टाइम पर ये डिसाइड किया गया था कि 2022 तक जो स्टंटिंग रेट है उसको 38.4% से कम करके 25% कर दिया जाएगा, यानी कि इतना कम करने का इनका लक्ष्य था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, जो पोषण अभियान है इसके अंतर्गत जो आपका सितंबर का महीना होता है उसको पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब से शुरू हुआ है, 2018 से, यानी कि जो आपका सितंबर का महीना होता है वो एज अ पोषण महीना सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब प्रेजेंट टाइम में जो मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो आपकी, इन्होंने पोषण 2.0 इसको इनॉग्रेट किया है। और इसको जो है जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर इन्होंने ये कहा है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक पोषण वाटिका, या फिर इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन गार्डन, इसको स्थापित करने का इनका जो है लक्ष्य कह सकते हो, कि ऐसा इन्होंने डिसाइड किया है कि हर एक जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, वहां पर जो है एक पोषण वाटिका होनी चाहिए, यानी कि ये स्टैब्लिश करना है पोषण 2.0 के अंतर्गत में। ठीक है, और ये कब करना है, ड्यूरिंग द नेशनल न्यूट्रिशन मंथ, यानी कि पोषण माह, जो कि आपका सितंबर महीना, यानी कि 1 सितंबर से, जिसे कि न्यूट्रिशन मंथ कहा जा रहा है, उस दौरान हर एक जिले में पोषण वाटिका को स्थापित करना है। ठीक है, अब ये जो पोषण अभियान है ये एक अम्ब्रेला स्कीम कही जाती है, क्योंकि ये आपका जो आईसीडीएस स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, आईसीडीएस, उसको भी ये कवर करती है। साथ साथ में जो आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं, पोषण अभियान है, स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स है, नेशनल क्रेच स्कीम है, इसको भी ये कवर करती है। ओके, अब यहाँ पर जो यूनियन बजट दिया गया है 2021 और 22 में, इट वाज अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2021 बाय मर्जिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड पोषण अभियान, यानी कि जो ये आपकी क्या बोलते हैं, चलाया जा रहा है, ये है आपका पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान को इसमें इन्होंने जो अभी कह सकते हैं जो यूनियन बजट पास हुआ है, उसमें जो है सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जिसे कि हम SNP कहते हैं, इसको और जो पोषण अभियान है उसको मर्ज कर दिया गया, यानी कि पोषण अभियान अभी आपका पोषण 2.0 चल रहा है, उसमें पोषण अभियान को और जो SNP प्रोग्राम है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, उसको मर्ज कर दिया गया है। ओके, चलिए, तो आई थिंक यहाँ पर हमने पोषण अभियान के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो डिस्कस कर ली है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर सीक्वेस्ट्रेंट्स, स्वविनियोजक क्या है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है, एक मिनट, तो इसका जो राइट आंसर वो है दूसरा। ओके, यानी कि ये है, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन विद मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन एटसेट्रा। ये तांबा, लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं, इन्हीं को स्वविनियोजक कहते हैं। ओके, सीक्वेस्ट्रेंट। अब जो ये सीक्वेस्ट्रेंट होते हैं, ये आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से एक एडिटिव्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ सीक्वेस्ट्रेंट के नाम लिखे हुए हैं। अब जो ये सीक्वेस्ट्रेंट एजेंट होते हैं, ये एक एडिटिव की तरह होते हैं, और जैसे चिलेटिंग एजेंट होता है वैसे ही ये सीक्वेस्ट्रेंट एजेंट होते हैं। दोनों का काम एक ही होता है। इनका काम क्या होता है कि ये जो मेटल आयन होते हैं उनको कवर करने का काम करते हैं। ठीक है, और कवर करने के बाद में वो क्या करते हैं, एक स्टेबल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, यानी कि आप कह सकते हो स्थिर जो सॉल्युबल, यानी कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जो कि आसानी से वो सॉल्युबल हो, यानी कि घुल मिल सके
तो ऐसा जो है एक जो है पदार्थ या फिर आप कह सकते हो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि स्टेबल होता है, स्थिर होता है। और इससे क्या होता है कि जो भी मेटल आयन के साथ में ये जो आपके सीक्वेस्ट्रेंट होते हैं जिसमें भी मिलाए जाते हैं, तो उसमें जो आयन प्रेजेंट होते हैं उनके साथ क्या होते हैं, ये कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं। और मिल करके क्या करते हैं, जो मेटल आयन होते हैं उनको जो है केमिकल रिएक्शन से, यानी कि उनको किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेने देते हैं। ओके। तो इस तरीके से क्या होता है, जो मेटल आयन होते हैं जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया, तो इसको क्या करते हैं कि इसकी जो है इसको रासायनिक अभिक्रिया होने से बचाते हैं। जिससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो खराब नहीं होता है। क्योंकि क्या होते हैं, जो आयरन होते हैं, कॉपर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये चूंकि मेटल आयन है, और ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जब होती है इनके थ्रू, जब ये किसी दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो प्रोडक्ट जल्दी खराब हो जाता है। तो ये क्या, जो सिक्वेस्ट्रिक एजेंट होते हैं, ये इनको जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने से रोकते हैं। ठीक है। और यही काम आपका चिलेटिंग एजेंट भी करते हैं। लेकिन चिलेटिंग एजेंट और जो आपका सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट है, दोनों में एक डिफरेंस ये होता है कि चूंकि दोनों ही जो मेटल आयन है उसको कवर करने का काम करते हैं, लेकिन जो चिलेटिंग एजेंट होता है वो एक टाइम पर केवल एक सिंगल मेटल आयन को ही कवर कर पाता है, या आप कह सकते हो कि उसके साथ में बाइंड हो पाता है। ठीक है। जबकि जो सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट होता है वो जो है एक टाइम पर जो है कई सारे, यानी कि मल्टीपल आयंस को कवर कर लेता है, या फिर आप कह सकते हो उसके साथ बाइंड हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। तो ये डिफरेंस होता है, चेटिंग एजेंट एक टाइम पर एक ही आयन के साथ में मिक्स हो सकता है या फिर कंबाइन हो सकता है, और जो सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट होता है वो एक टाइम पर कई सारे मेटल आयन के साथ में जो है कंबाइन हो सकता है। ओके। तो ये डिफरेंस होता है। और ये जो आपके सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट होते हैं, ये आप जो वाटर हार्डनेस होती है उसको भी कम करने में मदद करते हैं। ठीक है। ये जो आपके सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट हैं, ये वाटर हार्डनेस को, सॉरी, वाटर हार्डनेस को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। ओके। अब जो मेटल आयंस हैं उसमें आपका कॉपर, आयरन और निकल, जैसा हमने बताया, ये होते हैं। और ये साथ साथ में भोजन में जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि जो वसा ऑक्सीकृत होती है जिसकी वजह से भोजन खराब होते हैं, तो उनको जो है ऑक्सीडेशन होने से, ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाता है। ये भी एक सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट का काम है। आप इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि ये एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, क्योंकि ये भोजन को ऑक्सीकृत होने से बचा रहा है, यानी कि खराब होने से बचा रहा है। क्योंकि जब भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है तो उसकी वजह से भोजन खराब होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। और यहाँ पर कुछ हमने एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आप देख सकते हो। अमाइनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बेस प्रोडक्ट है। ठीक है। बेस प्रोडक्ट, ये भी एक सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट है। फॉस्फेट्स, फॉस्फोनेट्स, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलेट्स, पॉली एक्रिलेट्स और शुगर एक्रिलेट्स, ये सब क्या है, ये है आपकी सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट है। ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके अलावा जो बाइल एसिड है वो भी एक सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट का काम करता है, और साथ साथ में वो आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको कम करने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन विद मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन एटसेट्रा। ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। विटामिन डी थ्री इज आल्सो नोन एज, विटामिन डी थ्री को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर दूसरा है। विटामिन डी थ्री को क्या कहते हैं? कोलीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। ये विटामिन डी थ्री है। और जो विटामिन डी टू होता है उसको बोलते हैं अर्गोकैल्सीफेरॉल। ये विटामिन डी टू। तो जो विटामिन डी होता है वो दो प्रकार से होते हैं, डी टू और डी थ्री। तो डी टू को अर्गोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं, और जो आपका डी थ्री होता है उसको कोलीकैल्सीफेरॉल कहते हैं। ओके। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो जो रेटिनॉल है वो तो आपका विटामिन ए का रासायनिक नेम है, विटामिन ए का रासायनिक नेम है। और जो टोकोफेरॉल है ये आपका विटामिन ई का। ओके।
अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। व्हेन द फूड इज डायरेक्टली गिवन इन द वेन्स इट इज कॉल्ड, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया पैरेंटल न्यूट्रिशन बोलते हैं, यानी कि माता पिता संबंधी सॉरी, यहाँ पर जो इन्होंने आपका क्या ट्रांसलेट किया है ये गलत कर दिया है, ये यहाँ पर माता पिता संबंधी नहीं होगा। ओके, पैरेंटल न्यूट्रिशन, एंट्रल न्यूट्रिशन प्रवेशक पोषण, या फिर नाइजोगैस्ट्रिक न्यूट्रिशन नासा जठर पोषण, या फिर सलाइन न्यूट्रिशन खारा पोषण। ओके, तो जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है आपका पहला होगा, यानी कि पैरेंटल न्यूट्रिशन। जो पैरेंटल न्यूट्रिशन होता है वो सीधे नसों में दिया जाता है। इसके अलावा एक और होता है एंट्रल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आपने सुना होगा एंट्रल न्यूट्रिशन। तो जो एंट्रल होता है इसमें क्या होता है कि जो भोजन डिलीवर किया जाता है, यानी कि भोजन जो पेशेंट को दिया जाता है वो जो है जो ह्यूमन जीआईटी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसके माध्यम से दिया जाता है। जो एंट्रल न्यूट्रिशन होता है वो जीआईटी के द्वारा दिया जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें कि आपका इसोफेगस है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। तो इनके थ्रू भोजन जो है पेशेंट को दिया जाता है, तो उसको एंट्रल न्यूट्रिशन बोलते हैं। जबकि जो पैरेंटल न्यूट्रिशन होता है इसमें जो भोजन दिया जाता है वो सेंट्रल या फिर जो पेरिफेरल वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, उनके माध्यम से दिया जाता है। ओके, और जो नाइजोगैस्ट्रिक न्यूट्रिशन है ये आपका आपकी नाक के माध्यम से दिया जाता है, नाक में ट्यूब लगा करके भोजन दिया जाता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन है द टाइम एंड टेम्परेचर यूज्ड फॉर द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज, यानी कि दूध को चिपकाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला समय और तापमान है। ओके, तो यहाँ पर जो इसका ट्रांसलेशन किया गया है बहुत ही गलत किया गया है। टाइम एंड टेम्परेचर यूज फॉर द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज, तो पास्चराइजेशन आप जानते ही हो, जो भोजन को बॉयल किया जाता है, ठीक है, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पास्चराइजेशन में यहाँ पूछा जा रहा है कि जो टाइम एंड टेम्परेचर होता है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के लिए वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। राइट आंसर दूसरा है आपका, ये यहाँ पर दिया गया है 72 डिग्री सेंटीग्रेड एट 15 सेकेंड, यानी कि 15 सेकेंड पर जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब मिल्क को हीट किया जाता है तो उसको जो है पास्चराइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ पर जो ये आपका 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकेंड के लिए दिया गया है, वो आपका जो मेथड होता है पास्चराइजेशन का, जो मेथड होता है वो भी दो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 सेकेंड पर दिया गया है इसको कहते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, ठीक है, ये इस मेथड के थ्रू होता है। इसको शॉर्टकट में HTST भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है उसमें 15 सेकेंड के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है मिल्क को हीट किया जाता है। और इसका एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं होल्डिंग प्रोसेस। होल्डिंग प्रोसेस ये भी पॉस्चराइजेशन की ही प्रोसेस है, होल्डिंग प्रोसेस। तो इसमें जो मिल्क को हीट किया जाता है वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। ठीक है, और जो इसका टाइम होता है वो 30 मिनट का टाइम होता है, 30 मिनट का। ठीक है, यानी कि आधे घंटे के लिए किया जाता है हीट 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसको होल्डिंग प्रोसेस मेथड कहते हैं, जो कि ये भी एक पास्चराइजेशन का मेथड है। तो दोनों में केवल डिग्री और टाइम का डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको HTST मेथड बोलते हैं और इसको होल्डिंग प्रोसेस मेथड कहते हैं। चलिए अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। इन ऑर्डर टू परस्यू द रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्री रिक्वायर्ड, शोध की निरंतरता हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता पूर्व में ही होती है? तो पहला है डेवलपिंग अ रिसर्च डिजाइन, एक शोध अभिकल्प विकसित करना, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, एक शोध प्रश्न का निरूपण करना। थर्ड इज डिसाइडिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस प्रोसीजर, दत्त विश्लेषण कार्यविधि के बारे में निर्णय लेना। और फोर्थ है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च हाइपोथेसिस, एक शोध परिकल्पना का निरूपण करना।
ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शोध की निरंतरता है, तो यानी कि रिसर्च आप कंटिन्यू कर रहे हो तो किसकी जो है स्टार्टिंग में ही आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है दूसरा राइट आंसर है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन, एक शोध प्रश्न का निरूपण करना। तो जब भी आप पीएचडी में या फिर आप एमएससी में जब भी आप रिसर्च करते हो तो क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है, हम कोई प्रॉब्लम लेते हैं, किसी यानी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें से किसी एक प्रॉब्लम या किसी एक समस्या को हम चुनते चूज करते हैं, यानी कि आप कह सकते हो वो प्रॉब्लम बोल सकते हो, उसको समस्या कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो एक रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहले एक हम क्वेश्चन लेते हैं, एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर जब प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है, उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हो, उसके बाद में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हो, उसके बाद में आप रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हो, और रिसर्च डिज़ाइन तैयार करने के बाद में फिर आप फाइनली जब आप मेथोडोलॉजी आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद में जो है आप जो भी आपने डेटा आपके पास है उसको एनालाइज करते हो, जिससे कि आपका रिजल्ट तैयार हो जाता है। ओके, तो ये आपका रिसर्च प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट करेंगे। ओके, फिर आता है सेवेंथ क्वेश्चन, एनी टू इमिसिबल लिक्विड व्हेन मिक्स्ड टुगेदर फॉर्म एन, जब कोई दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिश्रित किए जाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, एरोसॉल बनता है, इमल्सन बनता है, जेल बनता है, या फिर सॉल बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सेकंड, यानी कि इमल्सन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इमल्सन के बारे में, कि जब दो अमिश्रणीय द्रव एक साथ मिक्स किए जाते हैं तो उनको इमल्सन बोलते हैं। जैसे कि आपका अगर एग्जांपल लें, वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल, ठीक है। तो आप पानी में तेल को मिलाओगे या तेल में पानी को मिलाते हो तो क्या होता है, वो मिक्स नहीं होता है क्योंकि दोनों अमिश्रणीय होते हैं, तो इसी को इमल्सन बोलते हैं। और इनको मिक्स करने के लिए, यानी अगर आपको पानी में वाटर या फिर वाटर में पानी को सॉरी वाटर में ऑयल या फिर ऑयल में वाटर को अगर मिक्स करना है देन आपको इमल्सिफायर की जरूरत पड़ती है। तो इमल्सिफायर की मदद से हम जो है क्या करते हैं कि जो दो अमिश्रणीय द्रव हैं उनको मिक्स करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका इमल्सन। ओके, इसी को बोलते हैं। और जो इमल्सिफायर है वो आपका इनको मिक्स करने का काम करता है। ठीक है, ओके। और इसके अलावा आपका जो एग ओक है या फिर मस्टर्ड है, ये भी एक इमल्सिफायर की तरह काम करता है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है, सिम्टम्स ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी आर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, फोटोफोबिया, कार्डियोमिगाली, कोलेंचिया, टैकिकार्डिया। अब यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हिंदी में देख लेते हैं, थियामिन की न्यूनता के लक्षण है परिधीय तंत्रिका विकृति, प्रकाश भीति, एक प्रकार का हृदय रोग, नक संबंधी रोग, द्रुत नाड़ी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं। सॉरी, इसका राइट आंसर तीसरा है। तो यहां पर है तीसरा, ए सी एंड ई ओनली, यानी कि इसमें ए सी एंड ई, हिंदी तो बहुत खतरनाक है तो हम यहाँ पर इसकी इंग्लिश ही देख लेते हैं। ए सी ई बताया, सिम्टम्स ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी, ए का मतलब है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सी का मतलब कार्डियोमिगाली, और ई का मतलब है टैकीकार्डिया। तो अब यहाँ पर जो पेरिफेरल क्या बोलते हैं न्यूरोपैथी है वो क्या होता है, तो हम इसको देख लेते हैं। सॉरी, जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन होता है, ब्रेन का जो बाहर वाला भाग होता है, जिससे कि हम पेरिफेरी बोलते हैं। पेरिफेरी का मतलब होता है बाहर वाला भाग। ठीक है, तो ब्रेन का जो आउटसाइड आउटसाइड वाला मतलब बाहर जो नर्व्स होती हैं, ब्रेन के आउटसाइड में जो नर्व्स होती हैं वो क्या होती है, डैमेज हो जाती हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल का मतलब है पेरिफेरी में, यानी कि सरफेस पर। तो ब्रेन के आउटसाइड में जो नर्व्स होती हैं जब वो डैमेज हो जाती हैं तो उसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ब्रेन के जो आउटसाइड में होती है नर्व्स वो, और साथ साथ में जो स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन और जो स्पाइनल
कॉर्ड के पेरिफेरी में जो नर्व्स होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, जब वो डैमेज हो जाती हैं तो उसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और इसकी वजह से क्या दिक्कत आती है, वीकनेस है, कमजोरी आ जाती है, नंबनेस यानी कि जो हाथ पैर हमारे सुन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वो इसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा दर्द भी होता है, जो हमारे हाथ और पैर हैं उनमें दर्द होता है, वो सुन्न हो जाते हैं और वो कमजोर हो जाते हैं। तो ये आपकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसके सिम्टम्स हैं, यानी कि थायमिन डेफिशिएंसी की जो सिम्टम्स हैं वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कार्डियोमिगाली है, कार्डियोमिगाली का मतलब है इसमें जो हार्ट है वो बढ़ बढ़ जाता है, यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट कह सकते हैं हम इसे, यानी कि जो दिल बढ़ जाता है तो उसको कार्डियोमेगाली कहते हैं। और जो टैकीकार्डिया है उसका मतलब है धड़कन जब तेज हो जाती है तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो ये सब आपके थायमिन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हैं। नॉर्मल जो हमारी धड़कन होती है वो आपकी होती है 60 से लेकर के 100 पर मिनट। ठीक है, लेकिन जब इससे ज्यादा हो जाता है, यानी कि मैक्सिमम 100, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जब इससे भी ज्यादा हमारी धड़कन चलने लगती है तो उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया, जो कि आपका थायमिन डेफिशिएंसी का सिम्टम है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क आर, यानी कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, लैक्टाल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन्स, केसीन, ओवल सॉरी ओवा एल्बुमिन और मायोसिन। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? ठीक है, तो मिल्क में इसका आंसर देख लेते हैं हम। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है। पहला है यहाँ पर, यानी कि ABC। ओके, तो यहाँ पर ABC दिया गया है। ए का मतलब हो गया लैक्टोल्बुमिन्स, लैक्टोग्लोबुलिन्स और केसीन। तो ये प्रोटीन जो मिल्क में पाया जाता है वो है लैक्टोल्बुमिन, लैक्टोग्लोबुलिन्स और केसीन, ये आपके मिल्क में होते हैं। ओवा एल्बुमिन तो ये आप जानते हो ये एग में पाया जाता है, और जो मायोसिन है ये मसल प्रोटीन होता है, यानी कि मसल्स में पाए जाते हैं। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 10वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। लिनोलिक, ब्यूटायरिक, लिनोलेनिक, मायरेस्टिक और अराइकिडोनिक। तो आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करें। लिनोलिक, ब्यूटायरिक, लिनोलेनिक, मायरेस्टिक और अराइकिडोनिक। तो इनमें से जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो हैं आपके तीसरा ऑप्शन है, यानी कि AC एंड E ओनली, यानी कि जो आपके राइट आंसर हैं लिनोलिक, लिनोलेनिक और अराइकिडोनिक, ये सारे के सारे आपके एसेंशियल फैटी एसिड यानी कि आवश्यक वसा अम्ल कहे जाएंगे। आवश्यक वसा अम्ल यानी कि ये आप इनको अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी है ये, यानी जो लिनोलिक, लिनोलेनिक और अराइकिडोनिक एसिड है ये आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी कि इनको हम पूफा भी कहते हैं। ठीक है, और जबकि जो आपके ये ब्यूटारिक एसिड है और मायरिस्टिक एसिड है ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ओके, सॉरी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेजर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज आर पॉलीयूरिया, ग्लोसिटिस, एसिडोसिस, टैकिकार्डिया और नॉक्टूरिया। मधुमेह के प्रमुख लक्षण हैं बहुमूत्रता, जिव्या शोध, अम्ल रक्तता, क्षिप्र हृदयता या फिर नक्त में। ओके, तो मेजर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज के, तो ये तो आप जानते हो, इसमें जो है पॉलीडिप्सिया होता है, पॉलीफेजिया होता है और पॉलीयूरिया होता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है यहाँ पर, यानी कि AC एंड E ओनली। तो देख लेते हैं ACE ऑप्शन क्या दिया हुआ है। डायबिटीज की जो लक्षण है उसमें आपका ए है आपका पॉलीयूरिया, एसिडोसिस और नॉक्टूरिया। ठीक है, यानी कि पॉलीयूरिया का मतलब है जब अधिक मात्रा में यूरिन निकलती है, टू मच ऑफ यूरिन जब होती है। ठीक है, तो उसे पॉलीयूरिया बोलते हैं। और नॉक्टूरिया का मतलब है ये रात के समय जब यूरिनेशन होता है, यानी कि रात के समय जब पेशाब लगती है तो उसको नॉक्टूरिया बोलते हैं। और पॉलीयूरिया का मतलब है ये तो किसी भी समय हो सकता है, यानी कि अधिक मात्रा में जब आपको यूरिनेशन करना होता है तो ये आपका
पॉलीयूरिया कहलाता है। नॉक्टूरिया रात के समय हो जाता है। और एसिडोसिस का मतलब है कि एसिडोसिस का मतलब है कि जब आपके जो ब्लड में एसिड की मात्रा अधिक हो जाए, या फिर आप कह सकते हो कि जब ब्लड का जो पीएच है वो जो है आपका कम हो जाए। जो पीएच है वो आपका एसिड, कोई भी जो तत्व है वो आपका एसिड है या फिर बेस है, तो ये आपका पीएच ही डिसाइड करता है। ठीक है। तो जो पीएच होता है ये आपको पता होगा वैसे कि ये आपका होता है 1 to 14 तक का होता है। ठीक है। और बीच में ये 7 होता है। तो जो 7 होता है ये होता है न्यूट्रल, यानी कि इसको बोलते हैं उदासीन या फिर न्यूट्रल बोलते हैं। अगर किसी का पीएच 7 है, ठीक है, तो इसका मतलब वो तत्व तो उदासीन है, सॉरी उदासीन है यानी कि न्यूट्रल है। लेकिन अगर 7 से कम तो आपका वो एसिड यानी कि अम्ल कहलाएगा। और अगर 7 से अधिक है यानी कि 7 से 14 के बीच में है तो वो आपका क्षार कहलाता है, या फिर जो है उसको हम एल्कलाइन बोल सकते हैं, एल्कलाई बोल सकते हैं, या फिर बेस बोल सकते हैं। और इसको हम एसिड कहते हैं। तो जो नॉर्मल हमारे ब्लड का पीएच होता है वो होता है, ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो होता है 7.4 के आसपास, हम कह सकते हैं। ठीक है, लगभग 7.4 होता है जो ब्लड का पीएच होता है नॉर्मल। ठीक है। लेकिन जब ये जो ब्लड का पीएच है 7.4 से जब कम हो जाता है तो उसको एसिडोसिस बोलते हैं। और जब ये पीएच 7.4 से अधिक हो जाता है तो उसको एल्कैलोसिस बोलते हैं, यानी कि वो एल्कलाई में परिवर्तित हो गया, क्षार में आ गया। अगर 7.4 से कम है तो वो आपका अम्ल में आ गया। ठीक है। तो इस वजह से अच्छा यहाँ पर जो एक है अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल केमिस्ट्री, ठीक है, जैसे कि AACC बोलते हैं, AACC, ये अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल केमिस्ट्री। ठीक है। इनके द्वारा बताया गया है कि अगर जो ब्लड का पीएच 7.4 है, अगर ये इससे कम होता है यानी कि हम कह सकते हैं 7.35 या इससे भी कम होता है तो उसको कहते हैं एसिडोसिस। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो ब्लड का पीएच है वो 7.4 से अधिक है, यानी है इतना हम कह सकते हैं 7.45 या फिर इससे भी अधिक। ठीक है। तो अगर 7.4 से अधिक यानी कि 0.5 ही यहाँ पर बढ़ रहा है, 0.05 आप कह सकते हो बढ़ रहा है, लेकिन इसको हम कहेंगे एल्कैलोसिस, एल्कैलोसिस कहेंगे। ठीक है। या फिर हिंदी में इसको हम बोलते हैं क्षारमयता। और इसको जो है हिंदी में बोलते हैं एसिडोसिस को अम्ल रक्तता बोलते हैं। जो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हो अम्ल रक्तता। अम्ल रक्त का मतलब है कि रक्त में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि अम्ल जो आपका ब्लड है जो कि एक क्षारीय है, 7 से ऊपर है, 7.4 है, 7 से ऊपर, तो यानी कि जो आपका ब्लड है वो एक क्षार है, एल्कलाई है। ठीक है। तो जब वो 7.4 से कम हो जाएगा तो एसिड में कन्वर्टेड हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया एसिडोसिस क्या होता है। ठीक है। चलिए, तो ये आपका डायबिटीज का सिम्टम है। फिर आता है 12वां क्वेश्चन है कि मैच द फूड एडिटिव्स गिवन इन लिस्ट 1 विद देयर फंक्शन इन लिस्ट 2। ओके। यहाँ पर फूड एडिटिव्स दिए गए हैं और यहाँ पर उसके काम दिए गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ईस्ट यानी कि इसको खमीर बोलेंगे, सोया लेसिथिन सेम है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल टोलुइन है, बेंजोइल पेरोक्साइड है, कैल्शियम सॉर्बेट है। और यहाँ पर उसके काम देखेंगे कौन सा एडिटिव कौन सा काम करता है। तो इसका हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा। ठीक है। तो ए का है 5वां, यानी कि यहाँ पर ईस्ट यानी जो खमीर है, ईस्ट का काम क्या होता है, ये आपका लेवनिंग का काम करता है। हिंदी में हम देख लेते हैं लेवनिंग का मतलब क्या है, किड़वन। किड़वन यानी कि आप कह सकते हो फर्मेंटेशन भी इसको बोलते हैं, किड़वीकरण, फर्मेंटेशन। ठीक है। तो किसी भी अगर प्रोडक्ट को फर्मेंट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, खमीर का यूज करते हैं। अब जो ईस्ट का है वो आपका ब्रेड बिस्किट ये सब बनाने में भी काम आता है। ठीक है। तो अगर किसी का भी हमें फर्मेंटेशन करना होता है, किड़वीकरण करना होता है, तो उसके लिए हम जो है ईस्ट का यूज करते हैं। ठीक है। तो ये आपकी बेकरी इंडस्ट्री में ईस्ट का यूज होता है।
तो ये एक लीवरिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में सोया लेस्थिन है, तो जो सोया लेस्थिन है ये आपका जो है एक इमल्सिफायर की तरह काम करता है। यानी अभी हमने इमल्सिफायर पढ़ा, इमल्सिफायर वो होता है जब दो अमिश्रणीय द्रव को मिक्स करने का जो काम करता है वो आपका इमल्सिफायर कहलाता है, ठीक है। तो सोया लेस्थिन भी एक इमल्सिफायर है। और जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है ये आपका एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट कैसा एंटीऑक्सीडेंट है? ये एक सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन है इसको शॉर्टकट में BHT भी कहते हैं, BST, ठीक है। तो ये एक सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट है। और अगर हम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट में जैसे आपका विटामिन सी है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, ठीक है। और कई सारे आपके जो है ये मिनरल जो खनिज लवण होते हैं वो भी आपके एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करते हैं, ओके। तो वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, जबकि जो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन है ये एक सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट है, ओके। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है ये आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ओके। और जो कैल्शियम सॉर्बेट है ये एक प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। यानी फूड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित करने के लिए कैल्शियम सॉर्बेट का यूज किया जाता है, ओके। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन है कि मैथ्स बायोकेमिकल टेस्ट इन लिस्ट वन विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस इन लिस्ट टू। तो यहाँ पर कुछ टेस्ट दिए गए हैं और उनसे जो क्या बोलते हैं, मतलब जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कोई डिजीज होती है, डेफिशिएंसी डिजीज होती है तो उसमें जो टेस्ट कराए जाते हैं वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सीरम एल्बुमिन है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट है, यूरिनरी आयोडीन का टेस्ट है, सीरम रेटिनॉल का टेस्ट है। तो ये कब कराया जाता है? तो यहाँ पर हम इसका आंसर दे, अब यहाँ पर जो मैं आंसर इसलिए आपको देख रही हूँ क्योंकि जो ये आंसर है वो आपका ऑथराइज्ड है, यानी कि ये जो एनटीए के द्वारा दिया गया आंसर है। तो इस वजह से, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो कि हाँ आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ आंसर दिया गया है, ठीक है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ है, सी का सेकंड है और डी का वन है। तो चलिए ये वैसे आपको ये समझ में आ जाएगा, यहाँ पर टेस्ट है। अब देखिए बायोकेमिकल सीरम एल्बुमिन, एल्बुमिन क्या है? ये प्रोटीन के लिए होता है, सीरम एल्बुमिन, ठीक है। और ये हीमोग्लोबिन ये आपका ब्लड टेस्ट है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का ब्लड टेस्ट किस में कराएगा? अनीमिया में, क्योंकि अनीमिया में खून की कमी होती है तो हीमोग्लोबिन टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। अब यूरिनरी आयोडीन, तो आयोडीन का टेस्ट कराया कब जाता है? ग्वाइटर में, क्योंकि ग्वाइटर में क्या होता है? घेंघा रोग जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है? आयोडीन की कमी हो जाती है, तो इसलिए यूरिनरी आयोडीन टेस्ट कराया जाता है, इससे पता चल सके कि कितना कम है आयोडीन, ठीक है। फिर सीरम रेटिनॉल, तो रेटिनॉल का मतलब विटामिन ए, तो विटामिन ए डेफिशिएंसी होगी तो फिर सीरम रेटिनॉल का टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि विटामिन ए को ही जो साइंटिफिक नेम आपका रेटिनॉल होता है। और जो एल्बुमिन यानी कि प्रोटीन है, तो चूंकि क्वेश्चन में क्या होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें सीरम एल्बुमिन का टेस्ट कराया जाता है, ओके। तो यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। अनीमिया को आरक्तता यानी कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराया जाता है। चलिए अब आते हैं 14 क्वेश्चन, मैच विटामिन गिवन इन लिस्ट वन विद देयर फंक्शन इन लिस्ट टू। विटामिन दिए गए हैं, उनके फंक्शन दिए गए हैं, ओके। तो आंसर देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो दिया गया है, चौथा आंसर है, ठीक है। ए का थर्ड, बी का फोर्थ है, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड है। तो चलिए थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, सेकंड। तो यहाँ पर विटामिन से विटामिन B12, ठीक है। तो विटामिन B12 का काम क्या है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो है आपका रोल इन फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल आरबीसी, क्योंकि जो नॉर्मल आरबीसी के फॉर्मेशन में जो है आपका विटामिन B12 भी काम करता है, यानी कि और भी आरबीसी है जो कि आपका रेड ब्लड कार्पसल्स है, ठीक है। तो जो विटामिन B12 की भी अगर कमी हो जाती है तो इसकी वजह से भी अनीमिया होता है, यानी जो अनीमिया है वो आयरन की कमी से भी होता है, फॉलिक एसिड की भी कमी से होता है, विटामिन B12 की भी कमी से होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका, इस वजह से जो B12 का काम क्या है? ये आपका
नॉर्मल आरबीसी के निर्माण में ये मदद करता है। फिर विटामिन ए है, तो विटामिन ए का काम क्या है, ये है आपका इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारे स्किन में होते हैं, तो इनके एपिथेलियल टिश्यू यानी कि इसको उपकला ऊतक हिंदी में बोलते हैं, उपकला ऊतकों की अखंडता यानी कि इनको बनाए रखने में ये मदद करता है विटामिन ई। और विटामिन ई का काम क्या है, तो ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ पूफा फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। यानी कि विटामिन ई, तो विटामिन जैसे हमने बताया था कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, यानी आप कह सकते हो ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज, यानी कि उसके ऑक्सीडेशन से इसको बचाता है, ऑक्सीकृत होने से इसको बचाता है, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो खराब होने से बचाता है। और जो थायमिन है उसका काम है रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में ये मदद करता है थायमिन। तो यहाँ पर आप देखो विटामिन बी 12 सामान्य लाल रक्त कण की रचना में भूमिका निभाता है। विटामिन ए जो है ये करता है उपकला ऊतकों की अखंडता बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ई ऑक्सीकारक क्षति से पूफा का संरक्षण करता है। और विटामिन सॉरी थायमिन जो है कार्बोहाइड्रेट उपापचय में भूमिका निभाता है। फिर आता है अरेंज द स्टेजेस ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उनके स्टेजेस को जो है अरेंज करना है, यानी एक सीक्वेंस में लगाना है। आंसर देख लेते हैं इसका, तो इसका आंसर है तीसरा, ए सी ई बी और डी। पहले ए आएगा, सी आएगा, फिर ई आएगा, यानी कि इंग्लिश में देखते हैं फिर हिंदी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया स्टेजेस ऑफ न्यू फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आइडिया जनरेशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, स्क्रीनिंग है, कॉमर्शलाइजेशन है और कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट है। हिंदी में देख लेते हैं। नए खाद्य उत्पाद विकास के चरणों को व्यवस्थित करें। इसमें आपका पहला जो होगा वो है आइडिया जनरेशन। ओके, यानी कि कई सारे आइडियाज हमारे पास होते हैं, जिसके से हम नया फूड प्रोडक्ट डेवलप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कई सारे आइडियाज होंगे, विचार आएंगे। अब उसके बाद में तो पहला स्टेप हमारा हो गया आइडिया जनरेशन का। उसके बाद में जो दूसरा होगा वो है स्क्रीनिंग, यानी कि अब कई सारे जो हमारे पास आइडियाज हैं, जो विचार हैं, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, उनकी छानबीन करेंगे, उनमें से कोई एक आइडिया हम चूज करेंगे और उसके बाद में उसी आइडिया के आधार पर हम अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में जब कॉन्सेप्ट हमारा डेवलप हो जाएगा, उसी के आधार पर हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे और लास्ट में हम उसको कॉमर्शलाइज करेंगे, यानी कि उसका व्यवसायीकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो विचारोत्पादन पहले होगा, फिर उसकी छानबीन, यानी कोई एक आइडिया का एक विचार हम चूज करेंगे, फिर उस पर उसी के आधार पर हम अपना संकल्पना विकास करेंगे, देन उत्पाद विकास और लास्ट में व्यवसायीकरण। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो 16 क्वेश्चन है गिवन, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, एक एसर्शन है और दूसरा है रीजन। तो यहाँ पर पहला दिया गया है कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग लैक्टेशन आर हायर देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, रीजन यहाँ पर दिया गया एज लैक्टेटिंग वीमेन लॉस बोन मास ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग बिकॉज लेस एस्ट्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं। अभी कथन दिया गया है स्तनपान की अवधि में कैल्शियम की आवश्यकता गर्भावस्था की अवधि से अधिक होती है। इसका तर्क दिया गया है कि एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन न्यून होने के कारण स्तनपान कराने वाली महिलाओं में स्तनपान की अवधि में अस्थि द्रव्यमान कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमें सही कथन चूज करना है कि सही क्या है। तो आंसर इसका देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। इसका मतलब है कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि दोनों ही सही है। यहाँ पर अब मैं आपको जो यहाँ पर दिया गया कैल्शियम रिक्वायरमेंट दिया गया कि लैक्टेशन के समय यानी कि स्तनपान के समय जो कैल्शियम रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के समय। तो यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखा देती हूँ तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आरडी टेबल जो नया आरडी टेबल आया है 2020 का, तो उसमें आप देख सकते हो, इसको थोड़ा मैं मैक्सिमाइज कर दूं तो यहाँ पर
ये आप देख सकते हो, ये है प्रेग्नेंट वीमेन का, ठीक है, और ये है लैक्टेशन। तो प्रेग्नेंट वीमेन में अगर हम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट देखें, एमजी पर डे दिया गया है, तो 1000 जो है एमजी पर डे प्रेग्नेंट वीमेन का है रिक्वायरमेंट। जबकि जो लैक्टेशन है, या 0 to 6 मंथ और 7 to 12 मंथ दोनों में आपका 1200, यानी कि 200 जो है, जो रिक्वायरमेंट है 200 mg आपकी ये प्रेग्नेंट वीमेन से ज़्यादा है। यहाँ पर 1000 है और यहाँ पर 1200 रिक्वायरमेंट है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने देख लिया, रिक्वायरमेंट भी देख ली है कि कितना है। जो लैक्टेशन में वो हमें 1200 रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, जबकि प्रेगनेंसी में 1000 mg चाहिए होती है। तो ये दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं 17 क्वेश्चन पर। बाय मिस्टेक यू हैव ओवर ब्लूड योर क्लॉथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस यू यूज टू रेक्टिफाई द फॉल्ट। आपने अपने कपड़ों पर गलती से ज्यादा नील लगा दिया है, तो आप निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग अपनी गलती को सुधारने के लिए करेंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देंगे। एसिटिक एसिड है, बोरेक्स है, इसे हम सुहागा कह सकते हैं, सोडियम क्लोराइड है, और ऑक्सैलिक एसिड है। इसका जो राइट आंसर है वो है पहला है एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी कि अगर कपड़े पर नील ज्यादा लग गई है, तो उसको सुधारने के, यानी कि उसको सही करने के लिए हम एसिटिक एसिड का यूज करेंगे। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following apparel production system is based on teamwork and shared responsibility for quantity and quality of output? निम्नलिखित में से कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है? पहला है प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, प्रगतिशील पोटलिका प्रणाली, यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम इकाई उत्पादन प्रणाली, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि प्रमाणीय उत्पादन प्रणाली, और कस्टमाइज्ड प्रोडक्शन सिस्टम यानी कि ग्राहक अपेक्षित उत्पादन प्रणाली। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो आपका तीसरा है, यानी कि मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा परिधान उत्पादन प्रणाली टीम कार्य और उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता हेतु साझा उत्तरदायित्व पर आधारित है। तो यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम होता है ये दो टाइप का होता है। एक तो आपका होता है इंडिविजुअल सिस्टम होता है, ठीक है, और दूसरा होता है फैक्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम होता है। इंडिविजुअल सिस्टम का मतलब होगा जैसे कि नॉर्मली जो टेलर कपड़े सिलते हैं, तो वो क्या होता है, सिंगल कपड़े या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का जो है कपड़ा वो सिलते हैं। तो जो टेलर नॉर्मली जिससे हम कपड़े सिलवाते हैं वो आपके इंडिविजुअल सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है। और लेकिन जो फैक्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम है, यानी कि जब हमें बहुत अधिक मात्रा में कपड़े सिलने होते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री में कपड़े सिले जाते हैं, तो वो आपका फैक्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। तो दो टाइप का हो गया। अब जो फैक्ट्री प्रोडक्शन सिस्टम है, इसमें जो कॉमनली यूज्ड किए जाते हैं वो है आपके तीन। एक आपका पीबीएस है जिसे हम कह सकते हैं प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम है, दूसरा है यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, शॉर्टकट में इसे हम यूपीएस बोल रहे हैं, और तीसरा है एमपीएस यानी कि मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम। चलिए इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो जो प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम है, ओके, तो ये आपका, इसको हम ट्रेडिशनल प्रोडक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी कपड़े तैयार किए जाते हैं वो आपके बहुत सालों से, ये कई डिकेड्स हो गए जिससे कि इस जो पीबीएस का यूज किया जा रहा है, इस सिस्टम का यूज किया जा रहा है, और अभी भी इसका यूज हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जो गारमेंट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे किसी का बाजू हो गई, किसी का नीचे का पार्ट हो गया, तो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं कपड़ों के, तो उनका अलग अलग बंडल बनता है, ठीक है। अब उन बंडल को एक सीक्वेंस में, एक ऑपरेटर जो मशीन पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको हम सीविंग मशीन ऑपरेटर कहेंगे। तो जो अलग अलग पार्ट्स का जो बंडल है वो आपका एक सीक्वेंस में एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर को मूव कराया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जब मूव होता है तो उसके बाद में क्या होता है, जिस ऑपरेटर के पास वो जाता है तो वहां पर वो उस कपड़े को तैयार करता है, यानी कि उसको उसको फिनिश करता है,
ठीक है। अब उसके बाद में फिर से जो भी कपड़ा, मान लो कि किसी के पास एक पार्ट गया, किसी के पास बाजू गई हुई है, किसी के पास लोअर पार्ट गया हो गया, किसी के पास अपर पार्ट गया होगा किसी का, तो वो उसको तैयार करता है, दोबारा से उसको एक बंडल तैयार करता है और उसको फिर नेक्स्ट ऑपरेटर के पास पास कर देता है। यानी कि बंडल बंडल में तैयार करके वो नेक्स्ट ऑपरेटर को पास कराया जाता है, और अलग अलग पार्ट। ओके। अब इसमें क्या होता है, एक टारगेट टाइम दिया जाता है, जैसे कि SAM बोलते हैं, स्टैंडर्ड अलाउड मिनट्स। यानी कि उनको एक टारगेट टाइम दिया जाता है जिसके अंदर में उन्हें ये तैयार करना होता है, बंडल तैयार करने होते हैं। अब ये जो इसका PVS का जो सक्सेस है, सफलता है, वो इस पर डिपेंड करती है जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसका सेटअप कैसा है और किस तरीके से उसका यूज हो रहा है। तो यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये आपका PVS का पिक्चर है। इस तरीके से होता है, एक से दूसरे को जो है ये आपका बंडल पास किया जाता है फिनिशिंग के बाद। फिर आता है यूनिट प्रोडक्शन सिस्टम, UPS जिसे कहते हैं। इसके और भी नाम है, ओवरहेड प्रोडक्शन सिस्टम भी इसको बोलते हैं, और हैंगर प्रोडक्शन सिस्टम भी कहते हैं। अब जो UPS प्रोडक्शन सिस्टम होता है, इसे जो है एक फ्लेक्सिबल मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है, और इसमें जो आपका कपड़ा, जो गारमेंट होंगे एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट होगा, वो आपका कंप्यूटराइज्ड होता है। इसको कंप्यूटराइज्ड ओवरहेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। ठीक है। यानी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपका कंप्यूटराइज्ड होता है। यानी कि इसमें आप ये कह सकते हो कि जो एक वर्क स्टेशन से, या फिर आप कह सकते हो एक ऑपरेटर से जो दूसरे ऑपरेटर को जो पास होता है, मूवमेंट होता है कपड़े का, ठीक है, वो आपका कंप्यूटराइज्ड होता है। ठीक है। इस तरीके से जो आपका भी हमने PVS पढ़ा, बंडल सिस्टम पढ़ा, तो वो जो कि एक ट्रेडिशनल गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है, तो उसमें जो ये हैंडलिंग प्रोसीजर है, बंडलिंग की प्रोसीजर, टाइंग अनटाइंग, और मैनुअली मूविंग जो गारमेंट्स पार्ट्स जो मैनुअली मूव कर रहे थे, वो उसको जो है UPS ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड होता है। तो इसमें हैंडलिंग की भी जरूरत नहीं है, बंडलिंग की भी जरूरत है, टाई करने की जरूरत भी नहीं है, और मैनुअली जो गारमेंट पार्ट्स जो है उनको मूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से इसने इनको जो है रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये आपका UPS का पिक्चर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये इस तरीके का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए हैंगर लगे हुए हैं, ये जो है हैंगर, तो ये कंप्यूटराइज्ड होते हैं, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये पास होते, ये वर्क स्टेशन से दूसरे के पास में ये अपने आप पास होते चले जाते हैं। ठीक है। और ये जो हैंगर होता है, इसमें जैसे एक कपड़ा है तो एक कपड़े के जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपके एक हैंगर में होंगे। यानी कि एक हैंगर जो होगा वो पूरा एक गारमेंट, फुल गारमेंट होगा, उसके हर एक पार्ट्स एक हैंगर में होंगे, और इस तरीके से वो जो है कपड़े तैयार होते चले जाते हैं। ओके। फिर आते हैं तीसरा जो है, जो कि हमारा आंसर था, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम। इसको भी सेलुलर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं, और टोयोटा सेविंग सिस्टम भी कहते हैं। मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम जो इसमें लोग होते हैं, चूंकि ये टीम वर्क होता है, तो इसमें 4 से 17 लोग होते हैं। ठीक है। और इनका अपना स्टैंडर्ड, यानी कि ये अपना स्टैंडर्ड सेट करते हैं और एक साथ मिल करके ये काम करते हैं। जो भी गारमेंट फिनिश करने का काम है वो एक साथ मिल करके करते हैं, ये एक टीम की तरह काम करते हैं, या फिर मॉड्यूल बोल सकते हैं, काम करते हैं मॉड्यूल की तरह। इसी वजह से इसको मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं। और प्रत्येक जो टीम मेंबर होता है वो एक से अधिक काम करता है। ठीक है। यानी कि इसमें ये नहीं जैसे कि हमारा UPS था और PVS था, तो उसमें जो एक काम सौंपा गया वो वही काम करता था, लेकिन इसमें क्या होता है, टीम की तरह काम करते हैं, तो एक से अधिक ऑपरेशन वो करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं कपड़े को फिनिश करने में जल्दी से जल्दी। और इसमें जो टीम होती है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसके प्रोडक्शन की और इसकी क्वालिटी की, यानी कि इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टीम की होती है। ठीक है। इसका भी पिक्चर आप देख सकते हो, ये इस तरीके से ये काम करते हैं, ये टीम होती है। ओके। चलिए अब आते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जो प्रोडक्शन गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है वो आपका 3 टाइप का, यानी कि 2 इंडिविजुअलाइज फैक्ट्री, और फैक्ट्री में आपके 3 होंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर। लाइट फास्टनेस रेटिंग्स आर इन द रेंज ऑफ, प्रकाश दृढ़ता के दर निर्धारण की सीमा है, 1 to 5, 1 to 6, 1 to 7, 1 to 8। अब इसमें जो है आपको 2 आंसर दिए गए हैं, पहला और चौथा, यानी कि 1 to 5 भी होता है और 1 to 8 भी होता है। कैसे होता है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ।
अब देखिए जो आपका ये यहाँ पर आपका फास्टनेस रेटिंग जो पूछी गई है, ठीक है, तो वो आपकी जो फास्टनेस रेटिंग है वो दो तरीके से मेजर की जाती है। एक होता है ब्लू वूल स्केल होता है, ठीक है, ब्लू स्केल, ब्लू वूल स्केल से मापी जाती है। एक स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेजर स्केल है, ठीक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा हम छोटा करते हैं इससे आपको क्लियर दिखे। देखिए अब यहाँ पर क्या है, जो ये रेटिंग होती है, जो ब्लू वूल रेटिंग है, ये आपकी 8 होती है, 1 2 3 4 5 से लेकर के 8 तक होती है। और एक यहाँ पर ASTM रेटिंग है, ये अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है रेटिंग होती है, मेजरिंग स्केल होती है, ठीक है। तो जो ये ब्लू वूल रेटिंग होती है वो 1 से 8 तक की होती है। अब इसमें क्या होता है, एक का मतलब है कि वेरी पुअर लाइट फास्टनेस। लाइट फास्टनेस का मतलब है लाइट के प्रति स्थिरता, यानी कि प्रकाश के प्रति स्थिरता, यानी कि कोई कपड़ा है अगर वो एक लाइट में यानी कि प्रकाश में, चाहे वो सन रेज हो चाहे वो आर्टिफिशियल लाइट हो, उसमें अगर किसी कपड़े को रखा जाता है तो वो कितनी जल्दी वो फेड हो रहा है, कितनी जल्दी फेड हो रहा है, या फिर कितनी धीरे धीरे उसका कलर डाउन हो रहा है, यानी कि उसका जो कलर है, रंग है, वो जो उसकी स्थिरता है, उसी को लाइट फास्टनेस बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए जो ब्लू वूल रेटिंग है अगर वो 1 है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी लाइट के प्रकाश के प्रति उसकी स्थिरता है वो बहुत ही पुअर है। ओके, अगर 2 और 3 नंबर है, 2 और 3 का मतलब हुआ कि पुअर लाइट फास्टनेस है, यानी कि इससे थोड़ा सा बेटर है। अगर 4 और 5 रेटिंग है तो इसका मतलब फेयर लाइट फास्टनेस है। 6 है अगर, तो वेरी गुड लाइट फास्टनेस, यानी कि ठीक है, अच्छी है। और अगर लेकिन 7 और अगर 8 रेटिंग है तो इसका मतलब एक्सीलेंट है, यानी कि प्रकाश के प्रति जो इसकी उस कपड़े की स्थिरता है वो बेस्ट है, एक्सीलेंट है, ठीक है। इस तरह के जो ASTM की रेटिंग है, इन्होंने 1 से 5 तक की रेटिंग की हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लू स्केल रेटिंग है वो इस तरीके से होती है। अब यहाँ पर अ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये आपकी जो है 8 रेटिंग है। ओके, इस तरीके से देखी जाती है। चलिए अब दूसरी होती है तो ब्लू रेटिंग हो गई, ओके, जो कि 1 to 8 होती है। एक वो दूसरी होती है ग्रे स्केल रेटिंग, ठीक है। तो ग्रे स्केल रेटिंग में ये आपकी 1 से लेकर के 5 होती है, देख सकते हो आप, 1 to 5। 5 का मतलब है कि नो चेंज इन अपीयरेंस, यानी कोई चेंज नहीं आया। 4 का मतलब स्लाइट चेंज हुआ। 3 का मतलब मॉडरेट, और 2 का मतलब मार्क चेंज हुआ, और रेटिंग 1 का मतलब वेरी मार्क चेंज। ओके, तो इस तरीके से दो स्केल आपकी होगी, ब्लू स्केल जो कि 1 to 8 है, और ग्रे स्केल है जो कि 1 to 5 है। ओके, इस वजह से यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, सॉरी, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, 1 to 5 जो कि ग्रे स्केल के लिए, और 1 to 8 जो ब्लू स्केल के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ ग्रे स्केल, और ये है आपकी ब्लू पूल स्केल। ओके, चलिए 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ knit फैब्रिक दैट यूजेस फाइन worsted yarns, निम्नलिखित में से कौन महीन ऊनी सूत के प्रयोग से बुना हुआ कपड़ा है। इनले है, जेफर है, इंटर्सिया है, शेकर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जेफर, दूसरा आंसर है, ठीक है, जेफर, ठीक है। ये आपका महीन ऊनी सूत से बुना हुआ कपड़ा होता है, यानी कि फाइन वर्स्टेड यार्न का यूज किया जाता है। तो इसका मैं तो आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा वर्स्टेड यार्न के बारे में भी बता देती हूँ। ये जेफर नेट फैब्रिक है, ये आप दे सकते हो, ये जेफर नेट फैब्रिक, ये काफी महीन होता है, चिकना होता है, महीन होता है, ठीक है, वुल फैब्रिक होता है जिससे कि आपके कपड़े तैयार किए जाते हैं। ये इस तरीके से देख सकते हो, सॉरी ये गोप्रो आपका इसका नहीं है, ठीक है, ये जैफर की बात हो रही है। तो इस तरीके का होता है, ये ऊपर और नीचे ये दोनों आपके जैफर हैं। और अब यहाँ पर जो वस्ट्रेड यार्न की बात की गई है तो वस्ट्रेड यार्न के बारे में बता दें, एक तो होता है आपका ऊनी वस्त्र होते हैं और एक वस्ट्रेड वस्त्र होते हैं। तो जो वस्ट्रेड और ऊनी में दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रोसेसिंग होती है तो उनमें क्या होता है,
जैसे जो ऊनी वस्त्र तैयार किए जाते हैं उनमें कार्डिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। कार्डिंग के बाद में स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है और फिनिशिंग होती है। लेकिन जो आपके वर्स्टेड यार्न्स होते हैं, ठीक है, यानी तो जो वर्स्टेड कपड़े होते हैं, फैब्रिक होते हैं, वो जो तैयार किए जाते हैं उसमें कार्डिंग और कॉम्बिंग दोनों ही प्रोसेस होती है, ठीक है, और ड्राइंग भी होती है। तो जो आपके वर्स्टेड यार्न्स होते हैं उनमें कार्डिंग और कॉम्बिंग दोनों प्रोसेस होती है। ये स्पेशल प्रोसेस होती है कॉम्बिंग की, जो वर्स्टेड यार्न्स के लिए की जाती है। जबकि जो आपके ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें कॉम्बिंग प्रोसेस नहीं होती, सिर्फ कार्डिंग की होती है, जबकि वर्स्टेड में दोनों होती है, ठीक है। इस वजह से जो कार्डिंग और कॉम्बिंग, जब कॉम्बिंग की भी प्रोसेस हो जाती है तो इससे क्या होता है, जो कपड़े होते हैं वो काफी चिकने हो जाते हैं और महीन होते हैं। तो जो वर्स्टेड यार्न्स होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं, और उनके रेशे जो होते हैं वो सीधे रेशे होते हैं, ठीक है। यानी कि वस्त्र जो फैब्रिक होते हैं इनमें लंबे और सीधे रेशों से इनकी बुनाई की जाती है। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनके उनकी जो बुनाई होती है वो छोटे रेशों से की जाती है। जैसे आप जानते हो बड़े रेशे यानी उनको फिलामेंट यार्न्स बोलते हैं, तो उनसे जो कपड़े तैयार किए जाते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। और जो छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। अब जैसा हमने बताया कि जो वर्स्टेड होते हैं उसमें कार्डिंग और कॉम्बिंग दोनों प्रोसेस होती है, ठीक है। और लेकिन जो आपकी ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें सिर्फ कार्डिंग की प्रोसेस होती है। इस वजह से धागे जो होते हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं। इसके अलावा जो वस्टर्ड यार्न्स होते हैं उनके धागे चिकने होते हैं, अच्छे ऐंठन वाले होते हैं, जबकि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो कम मजबूत होते हैं और कम ऐंठन वाले होते हैं। और जो ये आपके वस्टर्ड फैब्रिक होते हैं ये हल्के भी होते हैं, जबकि ऊनी वस्त्र होते हैं थोड़े से भारी होते हैं इनसे। और इनकी सतह, जो वस्टर्ड यार्न होते हैं, चूंकि इनमें कॉम्बिंग की भी प्रोसेस हो रही है तो इस वजह से इनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है, ठीक है। जबकि आपके जो ये ऊनी वस्त्र होते हैं उनकी जो सतह होती है वो खुरदरी होती है। अब जो ये चिकनी सतह होती है इस वजह से इनमें जो धूल मिट्टी और गंदगी है वो आसानी से इनमें घुस नहीं पाते, प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन जो आपके ऊनी वस्त्र होते हैं उनकी सतह खुरदरी होने के कारण उनमें जो धूल है, मिट्टी है, गंदगी है, वो आसानी से उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। और जो ये आपके वस्टेड ऊनी वस्त्र होते हैं इनमें सिलवटें कम पड़ती हैं, जबकि आगे जो ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें जो है अधिक होती है। लेकिन हाँ ये है, जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो अधिक समय तक चलते हैं, ठीक है, और अधिक गर्म भी होते हैं। चलिए, अच्छा जो क्या बोलते हैं, इनकी आपकी हार्ड फिनिशिंग हो, जो वस्टेड यार्न्स होते हैं इनकी जो फिनिशिंग होती है वो हार्ड होती है। हार्ड फिनिशिंग की वजह से जो इनके सतह होती है वो चिकनी होती है। जबकि जो आपके ऊनी वस्त्र होते हैं उनमें जो है सॉफ्ट फिनिशिंग होती है, जैसे कि रोएं उठाना, भाप देना। इस वजह से क्या होती है, जो उनकी सतह होती है वो चिकनी नहीं होती है, क्योंकि उनकी सतह पर रोएं होते हैं, इस वजह से वो खुरदरी होती है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने समझाने की पूरी कोशिश की है कि वर्स्टेड और ऊनी वस्त्र और जो ऊनी वस्त्र है उनमें डिफरेंस क्या है। ओके, तो जैफर जो है आपका ये वर्स्टेड यार्न से तैयार किया गया कपड़ा है। फिर आता है फॉर मेकिंग अ ड्रेस विद कसूती एम्ब्रॉयडरी विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स विल यू यूज। कसौटी कढ़ाई के साथ एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस आकृति का उपयोग करेंगे? गोपुरम, तुलसी वृंदावन, नंदी या फिर चोकला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, ठीक है, यानी कि गोपुरम। ये सॉरी, ये है इसका राइट आंसर, गोपुरम, ठीक है। अब इसका मैं पिक्चर दिखा देती हूँ कि ये गोपुरम कैसा होता है। कसूती में जो गोपुरम एम्ब्रॉयडरी की जाती है तो वो आपकी इस तरीके से दिखाई देती है। यहाँ पर देख सकते हो, इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये इस तरीके से जो गोपुरम एम्ब्रॉयडरी होती है आपकी कसूती कढ़ाई में, तो वो इस तरीके से दिखाई पड़ती है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिएक्टिव डाइज फॉर्म द फॉलोइंग बॉन्ड्स विद द फाइबर। अपक्रियाशील रंजक रेशे के साथ निम्नलिखित बंध बनाते हैं? आयोनिक, हाइड्रोजन, वनडरवॉल्स या फिर कोवैलेंट। तो कौन सा जो रिएक्टिव डाइज होती हैं वो आपके फाइबर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर है वो है आपका चौथा, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बॉन्ड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो और बहुत सारे जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है
डाइस दी गई हैं और बॉन्ड यानी कि डाइस और फैब्रिक के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है। जैसे अब डायरेक्ट डाई है तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड होता है। रिएक्टिव डाई कोवैलेंट जो अभी हमने देखा। एसिड डाई है तो आयोनिक बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। बेसिक डाई में आयोनिक बॉन्ड होता है। डिस्पर्स डाई में फिजिकल बॉन्ड होता है। फिजिकल बॉन्ड का मतलब होगा यहाँ पर कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। फिर वेट डाई है, इसमें फिजिकल बॉन्ड होते हैं। इन वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, सॉरी वाटर इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। और सल्फर डाई ये भी आपका सेम है। एजोइक कलर और इंडिगो डाइस ये सारे आपकी सेम, यानी कि इनमें फिजिकल बॉन्ड होती है। जो डिस्पर्स डाई, वैट, सल्फर, एजोइक और इंडिगो डाइस होती है, इनमें फिजिकल बॉन्ड होती है। जबकि आपकी जो ये डायरेक्ट रिएक्टिव एसिड और बेस जो डाइस हैं, इसमें आप क्या कह सकते हो कि ये केमिकल बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन, वॉन्डरवॉल्स, कोवैलेंट आयोनिक ये सब बॉन्ड होते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन जीवद्रव्य प्रौद्योगिकी का लाभ नहीं है। इंक्रीजेस एब्रेजन रेजिस्टेंट, अपघर्षण प्रतिरोध बढ़ाता है। इंक्रीजेस डाइंग स्पीड यानी कि रंजन गति बढ़ाता है। असिस्ट बायो स्कोरिंग, जैव अभिमार्जन में सहायता करता है। गिव्स लिक्विड रेपलेंसी यानी कि द्रव प्रतिकर्षण देता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा, असिस्ट बायो स्कोरिंग यानी कि जैव अवमार्जन में सहायता करता है। ये आपका इसका लाभ नहीं है, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का ये लाभ नहीं है। ठीक है, यानी कि अब्रेजन रेजिस्टेंस ये बढ़ाता है, ये सही है। डाइंग स्पीड भी बढ़ाता है और लिक्विड रेपलेंसी भी देता है। यानी कि लिक्विड रेपलेंसी का मतलब ये हो गया कि जो आपका वाटर प्रूफ जो कपड़ा होता है, जब उसमें प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो वो कपड़ा जो है वो आपका वाटर प्रूफ हो जाता है। ठीक है, और डाइंग स्पीड का मतलब है यानी कि उसको रंगना आसान हो जाता है, आसानी से रंग जाता है। अपघर्षण का मतलब जब आप कपड़े को रगड़ते हो, ठीक, घर्षण देते हैं तो उससे जो है कपड़ा जल्दी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है नॉट एन एडवांटेज, तो ये आपका जैव अभिमार्जन में सहायता नहीं करता है। और ठीक है, 24 क्वेश्चन है। शिफ्टिंग ऑफ डार्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर चेंजेस द फिट ऑफ द गारमेंट, अमाउंट ऑफ डार्ट कंट्रोल, शेप ऑफ द पैटर्न, डिजाइन ऑफ द गारमेंट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोसक का स्थानांतरण परिवर्तित करता है। परिधान का फिट होना, प्रोसक नियंत्रण की मात्रा और नमूने का आकार, परिधान का अविकल्प। तो क्या है, अगर डार्ट चेंज किए जाते हैं, शिफ्ट किए जाते हैं तो उससे क्या चेंजेस आते हैं, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तीसरा, सी एंड डी ओनली। देख लेते हैं सी और डी में क्या है। शेप ऑफ द पैटर्न चेंज होता है और डिजाइन ऑफ द गारमेंट, यानी कि अगर जब शेप, अगर डार्ट्स को हम शिफ्ट करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर तो जो कपड़े का पैटर्न का जो शेप है वो चेंज होगा, और जब शेप चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली डिजाइन भी चेंज हो जाएगी गारमेंट की। तो दो चेंजेस होते हैं। फिर आता है 25 क्वेश्चन है। फॉर मेकिंग अ ड्रेस फॉर योर सेल्फ इन अ प्लेन विवन फैब्रिक, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स विल यू यूज। परकेल, फ्लैनल, बरलैप, चीनो और मोलेस्किन। एक सादे बुने हुए रेशे में अपने लिए एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस रेशे का उपयोग करेंगे। परकेल का, फलालेन का, बरलैप का, टाट जिसे बोलते हैं, चीनो का, या फिर मोलास्किन का। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो राइट आंसर है वो क्या है। पहला दिया गया है यानी कि ए बी सी ओनली। तो यहाँ पर था कि फॉर मेकिंग अ ड्रेस फॉर योर सेल्फ इन अ प्लेन वन, यानी कि ये सादे बुने हुए रेशे में अपने लिए एक पोशाक बनाना है तो आप किस रेशे का उपयोग करेंगे। तो हम करेंगे किसका, परकेल का, फलालेन का और बरलैप का। इन तीनों का यूज करेंगे सादे बुने हुए रेशे से अगर हमें पोशाक यानी ड्रेस तैयार करनी है तो। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर फैशन, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सेंचुरी लॉस एंड इकोनॉमी ऑफ एबेंडेंस। निम्नलिखित कारकों में से कौन भूषाचार का पक्ष लेता है। विज्ञापन, परिवहन और संचार, राजनीतिक अस्थिरता, व्यवसीमन विधान या फिर बाहुल्य अर्थव्यवस्था। तो फैशन के लिए जो आंसर है वो आपका है फोर्थ, यानी कि ए बी एंड ई ओनली। ए बी एंड ई यानी कि विज्ञापन। कौन भूषाचार यानी कि फैशन को फेवर करने के लिए विज्ञापन चाहिए होता है, ठीक है।
परिवहन और संचार भी जरूरी होता है, और बहुल अर्थव्यवस्था। विज्ञापन आप देख ही रहे हो कि जो फैशन चल रहा है, तो हम जो एडवर्टीजमेंट आता है उसी को देख करके हम नए नए फैशन के कपड़े यूज करते हैं। और अगर कपड़े का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से नहीं होगा, और कम्युनिकेशन के थ्रू भी हमें फैशन के बारे में पता चलता है, तो ये भी जरूरी है। ठीक है। और बहुल अर्थव्यवस्था, तो जाहिर सी बात है, अगर आपका फैशन जो इकोनॉमी है, जितना ज़्यादा नए नए फैशन की चीज़ें आएंगी, जितने ज़्यादा लोग खरीदेंगे, हमारी इकोनॉमी में पैसे ही होगी, अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर? एक्रिलिक, मॉड एक्रिलिक, पॉलिस्टर, नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक के उदाहरण है? एक्रिलिक है, मॉड एक्रिलिक है, पॉलिस्टर या फिर नायलॉन है? तो इसका जो राइट आंसर है देख लेते हैं। राइट आंसर है तीसरा, मीन्स सी डी ओनली, केवल सी और डी है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक के उदाहरण है? पॉलिस्टर है आपका और नायलॉन है, ये दोनों आपके संघनन बहुलक यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर की ही एग्जाम्पल है। ओके, तो यहां पर देख सकते हो नेचुरल जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं उनमें आपकी सेलुलोज, स्टार्च और पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन्स आते हैं, ये नेचुरल कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च, पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ प्रोटीन। और जो आपके ये नायलॉन है, अभी हमने देखा नायलॉन और पॉलिस्टर है, ये आपके सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं। नायलॉन हो गया, इसके अलावा कैवलर भी है, पॉलिस्टर तो हमने देखा ही है, बैकलाइट भी है, मेलामाइन भी है, पॉलीकार्बोनेट्स है, पॉलीयूरेथेन्स है और इपॉक्सीज है। ठीक है, तो ये हमारे जो अभी हमने नायलॉन और पॉलिस्टर देखा, ये आपके सिंथेटिक कंडेंसेशन पॉलीमर है। ठीक है, नेचुरल नहीं है। चलिए, अब आते हैं 28 क्वेश्चन पर। गिवन बिलो दो स्टेटमेंट दिए गए, एसेसन और रीजन दिया गया। ओवरवेट पीपल लुक हैवियर इन स्टिफ फैब्रिक। ओके, रीजन है कि these fabrics stand away from the body creating an illusion of additional thickness। अभिकथन है कि अधिक वजन वाले लोग कड़े कपड़ों में भारी दिखते हैं। तर्क है कि ये कपड़े शरीर से दूर रहते हैं, अतः अतिरिक्त मोटापे का भ्रम पैदा करते हैं। दोनों ही सही है। ठीक है, देख लेते हैं आंसर भी। पहला आंसर बताया गया है, यानी कि दोनों ही सही है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। जाहिर सी बात है कि जो अधिक वजन वाले लोग हैं वो कड़े कपड़े नहीं पहनते हैं, सॉफ्ट कपड़े पहनते हैं, क्योंकि अगर कड़े कपड़े पहनते हैं तो वो अधिक मोटे लगते हैं। फिर है 29 क्वेश्चन, मैच द हिप टाइप्स गिवन इन लिस्ट 1 एंड देयर डिस्क्रिप्शन गिवन इन लिस्ट 2। फिगर टाइप दिया गया, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया। आइडल टाइप स्क्वायर शेप, हार्ट शेप और डायमंड शेप, ये दिया गया है। आकृति के प्रकार देखिए, आदर्श प्रकार है, वर्ग की आकृति, हृदय की आकृति और हीरे की आकृति है। तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। पहले पहला आंसर दिया गया है यहाँ पर, ए का थर्ड, बी का फोर्थ है, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट है। ठीक है, यानी कि जो आदर्श प्रकार है, यानी कि आइडियल टाइप है आपका, वो है आपका तीसरा। कमर से धीरे धीरे बाहर की ओर मुड़ता है और कूल्हे की हड्डी के ऊपर गोल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कूल्हे का की आकृति दी गई है और उसका विवरण दिया गया है कि जो आइडियल टाइप का कूल्हा होता है, हिप होता है, वो कैसा होता है, कमर से धीरे धीरे बाहर की ओर मुड़ता है और कूल्हे की हड्डी की ओर गोल हो जाता है। जो वर्ग की आकृति का आपका कूल्हा होता है, वो कैसा होता है, कमर से अचानक बाहर मुड़ता है और सीधे कूल्हे तक गिरता है। जो हृदय की आकृति का होता है, उसमें क्या होता है, कमर से अचानक बाहर की ओर मुड़ता है और तेजी से अंदर की ओर गोल हो जाता है। हीरे की आकृति का, उसमें कमर से कूल्हे तक विकर्णता बाहर की ओर मुड़ता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका मैंने पिक्चर लिया है या नहीं। हाँ, यहाँ पर है पिक्चर, आप देख सकते हो। ये कूल्हे का प्रकार दिया गया, देखिए यहाँ पर ओवल टाइप है, ये आपके क्वेश्चन में दिया। स्ट्रेट टाइप है, तो स्ट्रेट टाइप जो है इसको आप कह सकते हो कि ये वर्ग की आकृति का मतलब आयताकार है। ठीक है, तो ये आपका होता है आयताकार। ओके, पीच टाइप का है ये, ट्रेपजॉइड टाइप का है। ठीक है, समलंबाकार है ये। हर टाइप का आप देख सकते हो, ये हर टाइप का ऐसा होता है और डब्ल्यू शेप टाइप का ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसी ही है आपकी कूल्हों के प्रकार जो दिए गए हैं यहाँ पर, वही है।
हार्ट आपने देख लिया, वर्ग की आकृति जो हमने दिखाया आपको, हृदय की आकृति, हीरे का इसमें नहीं दिया गया था, आदर्श जो है आप देख चुके हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 30 क्वेश्चन है कि यहाँ पर कलर प्रॉब्लम्स दी गई है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। फ्रॉस्टिंग, टेंडरिंग, बैरे और मेटामेरिज्म। हिंदी में देख लेते हैं। रुचिकरण, दुर्बलन, बारे और मध्यावयता दिया गया है। ठीक है, इसको मैच कराना है। आंसर है इसका पहला, ए का चौथा, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है। ठीक है, रुचिकरण इसमें दिया गया है चौथा, यानी कि स्थानीय अपघर्षक पहनाई के कारण रंग का परिवर्तन होता है, या रंग की समस्या दी गई उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी कि जो रंग की समस्या होती है किस कारण होती है। ठीक है, दुर्बलन दिया गया है, रासायनिक क्षति के परिणाम स्वरूप कपड़े में नाजुक क्षति होती है। बारे जो होता है उसमें समस्त कपड़े में क्षैतिज बेरंग पट्टी आ जाती है, और मध्यावता में क्या होता है, विभिन्न प्रकाश स्रोतों के अंदर वही रंग अलग दिखाई देता है। ठीक है, ये टर्म्स दिए गए हैं। रुचिकरण यानी कि फ्रॉस्टिंग, जो फ्रॉस्टिंग कलर प्रॉब्लम होती है उसकी, उसमें क्या होता है, जो चेंज ऑफ कलर ड्यू टू लोकलाइज्ड एब्रेसिव वियर, यानी कि अपघर्षक पहनाई के कारण, यानी कि घिस जाता है, उसकी वजह से होता है। फिर टेंडरिंग का मतलब है कि जो वीक एरियाज इन अ फैब्रिक रिजल्टिंग फ्रॉम केमिकल डैमेज, यानी कि केमिकल डैमेज, रासायनिक क्षति के परिणाम स्वरूप ऐसा होता है, जो वीक एरियाज होते हैं उनके कलर कम हो जाते हैं। फिर बारे जो है ये आपका हॉरिजेंटल ऑफ शेड बैंड क्रॉस फैब्रिक, यानी कि छाती की बेरंग पट्टी पड़ जाती है, उसको बारे बोलते हैं। और मेटामेरिज्म जो होता है इसमें है विभिन्न प्रकाश स्रोतों, यानी कि सेम कलर अपीयर डिफरेंट अंडर डिफरेंट लाइट को सोर्सेस, यानी कि अलग अलग लाइट में अलग अलग कलर दिखाई देता है, उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। इसके आगे की जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो और अगर समझ में आया हो देन आप लाइक जरूर करें, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, और हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच।